चलो हम लोग ऑलमोस्ट टीडीएस का जो सेक्शंस है ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। एक दो वीडियो में तो ख़त्म हो जाएगा, कंफर्म है। 2 से 3 वीडियो। भैया कितना सेक्शन बचा हुआ है? और 3 से 4 सेक्शन बचा हुआ है। उसमें 2 सेक्शन हम लोग आज ही पढ़ लेंगे, 194Q और 192। 2 सेक्शन आज ही हम लोग पढ़ लेगा। ओके, देखो रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि एक बार रिवीजन करो, फिर हम लाइव रिवीजन करवाएंगे तो मज़ा आएगा, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो डर है टैक्स का पेपर में, हम बता रहे हैं, जो डर है टैक्स का पेपर में, और कोई पेपर में डर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी पेपर में इतना कुछ है ना यार, रिकॉल करने में दिक्कत होता है। तो 194Q, देखो 194Q सबसे पहले है क्या भैया? ये सेक्शन ये समझा दीजिए हम लोगों को कि 194Q बोलता क्या है, ये थोड़ा समझा दीजिए तो आसानी हो जाएगा ना। देखो बहुत सिंपल है, 194Q क्या बोलता है? अगर तुम एक सेलर है और हम कौन है? बायर है। तुम सेलर, हम बायर। तुम मेरे को सेल करेगा, हम तुमसे सामान परचेस करेगा और हम तुमको पेमेंट करेगा। हम जो तुमको पेमेंट कर रहा है, अगर वो पेमेंट 50 लाख के ऊपर हुआ तो हम 0.1% टीडीएस काटेंगे। ठीक है, हम जो तुमको पेमेंट करेंगे, अगर वो पेमेंट जो हम तुमको कर रहे हैं 50 लाख के ऊपर हुआ तो 0.1% टीडीएस काट लेंगे। समझ गए भैया? आइए एक बार सेक्शन पढ़ते हैं 194Q। सेक्शन 194 की खोले 10% की खोले 0.1% तो 10 কেন করবে 0.1/100 করবে 0.1/100 तो आरो ये हो जाएगा 0.1 মানে 0.1। देखो बोला है सेक्शन 194 की रिक्वायर्स एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग एनी सम टू रेसिडेंट सेलर। याद रखना, आपका जो सेलर होगा वो रेसिडेंट होगा, तभी 0.1% काट सकते हो। रेसिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग 50 लाख। यहाँ पर एग्रीगेट वैल्यू बोला है। एग्रीगेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू जोड़ के। मान लो कभी हुआ है 20 लाख एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, तो 40 लाख, तो 50 लाख के ऊपर हो गया ना। सम टोटल करके अगर 50 लाख के ऊपर हो रहा तो 0.1% टीडीएस काट लेना। किसी भी प्रीवियस ईयर में 0.1% एक्सीडिंग 50 लाख हुआ तो टीडीएस काट लेना। इसके बाद है टाइम ऑफ द रिडक्शन। देखो ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं, टाइम ऑफ द रिडक्शन क्या होता है? क्रेडिट और पेमेंट में जो अर्लियर होगा वो, यही यहाँ भी वही लिखा हुआ है, आओ पढ़ते हैं। रिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सर्टेन क्रेडिट ऑफ सच सम टू अकाउंट रेसिडेंट सेलर। याद रखना, यहाँ पर सेलर को रेसिडेंट होना पड़ेगा। 194Q के लिए सेलर को रेसिडेंट होना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर बाय एनी मोड विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, अर्लियर जो होगा माने पेमेंट और क्रेडिट में जो अर्लियर होगा वहां लेंगे। वेयर सच सम इज क्रेडिट टू एनी अकाउंट। अगर कोई और अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, कभी कभी क्या होता है हम लोग किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, माने सस्पेंस अकाउंट या कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। of the person liable to pay such income, such credit of income is deemed to be credit such income of the account of the payee। अगर कहीं और भी क्रेडिट हुआ तो हम लोग ये मान लेंगे कि जो पेई है उसी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, डिडक्टी के अकाउंट में, हैज टू बी डिडक्टेड। द अकाउंट टू विच सम इज क्रेडिट में बी कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। अगर कहीं और क्रेडिट हुआ तो ये मान लेंगे कि सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट हुआ और हम लोग टीडीएस काट लेंगे। ठीक है, फिर पावर ऑफ द सीबीडीटी टू इशू गाइडलाइंस। देखो ये सब कॉमन बात है, बार बार हर सेक्शन में तुमको बताया जा रहा है कि सीबीडीटी के हाथ में कुछ पावर छोड़ दिया जाता है लॉ मेकर्स के द्वारा, कि अगर आपको लगे कि इस सेक्शन को अमेंड करना है या कुछ करना है तो आप अपने तरफ से कर लीजिए, हम लोगों के पास बार बार मत आइए, क्योंकि टीडीएस इज अ वेरी सेंसिटिव टैक्स and it should be amended according to the demand of the situation। अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो इसको अमेंड करना पड़ेगा, कुछ करने का नहीं है। In case of any difficulty arises in given effect to the provision of this section, CBDT is empowered to issue guidelines with the approval of the central government। of course CBDT कुछ भी करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के बिना नहीं कर सकता है। CBDT का अपना मन किया अप्रूवल दे देगा, ऐसा नहीं होगा। CBDT should take approval of central government। अरे यार सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है CBDT। For the purpose of removing the difficulty, every guidelines issued by the CBDT shall, as soon as may be earlier it issued, it laid down before such each issue of the Parliament and shall be binding on the income tax authority and other person to deduct tax। समझ गए भैया? अब आपको हम पढ़ाएंगे कि 194Q कब एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान से सुनो,
टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ विच। पहला नंबर बात, टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। बहुत सिंपल है, तुम 194Q में टीडीएस काटोगे 0.1%। 50 लाख के ऊपर में अगर एग्रीगेट वैल्यू जाता है और सेलर रेसिडेंट रहता है तो तुम टीडीएस काटोगे। अरे पूरा पूरा प्रोविजन ही बोल दिया हम तुमको। लेकिन अगर तुम कहीं और कटवा लेते हो टीडीएस तो इस सेक्शन में मत कटवाना। देखो, दीज वर्ड्स आर नॉट अ न्यू वर्ड्स फॉर दिस प्रोविजन, वी आर रिपीटिंग दिस वर्ड्स इन ईच एंड एवरी सेक्शन। तो आपके दिमाग में, दिल में, शरीर में, हर जगह ये सब बात बस जाना चाहिए यार, ठीक है? ओके, तो आइए फिर क्या बोला, टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2061 अदर देन सेक्शन 20C1H। ये बाद में पढ़ेंगे कि 206 में टैक्स कलेक्ट हुआ, ये उतना नहीं, टीसीएस का सेक्शन है, उतना नहीं जानना है, बस पढ़ के रख। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि बायर का मतलब क्या होता है। देखो बायर, अरे बाबा, बायर मीन्स हम बायर, I can deduct TDS, yes, but if you are a buyer according to the condition which is written here, then only you can deduct TDS. Okay, मतलब अरे बाबा TDS कौन काटेगा? बायर। लेकिन अगर आप बायर हो और यहाँ जो बात बोला गया उसके हिसाब से अगर बायर हो तभी तुम TDS काट सकता है, नहीं तो तुम TDS नहीं काट सकते। समझ गए गुरु, समझ गए? आगे बढ़िए, क्या बोला है? बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़। अरे बाबा, अभी तो आप 50 लाख चिल्ला रहे थे, वो सेलर की तरफ से देखना। अगर तुम सेलर है, तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर, अगर हम जो तुमको मतलब पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी, अगर जो हम तुमको पेमेंट कर रहे हैं अगर वो 50 लाख के ऊपर होता है एग्रीगेट, तभी हम तुमसे टीडीएस काटेगा। लेकिन टीडीएस काटने से पहले यू शुड सी माई औकात ऑल्सो, मेरा औकात, बायर का औकात। अगर 10 करोड़ के ऊपर उसका अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस रिसिप्ट है तो तुम्हारा 10 करोड़ के ऊपर अगर तुम्हारा रिसिप्ट होता है तो तभी तुम टीडीएस काट सकता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट द प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ गए? मतलब यहाँ बायर का मतलब कौन सा बायर आता है? बिजनेस वाला। वहां पे लिख लो नॉन बिजनेस टर्नओवर नॉट कवर, लिख लो वहीं पे लिख लो बायर का डेफिनेशन के बगल में नॉन बिजनेस टर्नओवर नॉट कवर, नॉट कवर, नॉट कवर, नॉट कवर, नॉट कवर। However, buyer does not include a person as notified by the central government for this subject to fulfillment of the stipulation। ठीक है, समझ गया? बोला बायर में इंक्लूड नहीं किया जाता ऐसा कोई पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगा, जो बोल दिया वही। अच्छा, नोट में क्या स्टूडेंट एंड एडवाइस, अच्छा यहाँ वो बात का बात है, छोड़ दो, चलो। अच्छा, अब एक तो हम लोग का 194 खत्म, कुछ नहीं था क्यू में यार। सेलर को जो भी तुम पेमेंट करेगा 50 लाख के ऊपर रहा तो 0.1% टीडीएस काट लेना। रेसिडेंट सेलर होना चाहिए। बायर का जो तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए, सॉरी बायर का जो टर्नओवर होना चाहिए वो 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। बस इतना ही तो है। 2 सेकंड से 3 सेकंड लगता है इस सेक्शन को बोलने में। इसी तरह से रिवीजन होगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम लोग पूरा पढ़ लो। अच्छा ठीक है भैया, समझ गए। अब आप लोग एकदम सामने की तरफ चले आइए तो फर्स्ट पेज में सेक्शन 192 पढ़ा देते हैं। मेरे को तो लगता है गलती में शायद पढ़ा भी दिए होंगे। कहीं पढ़ा है क्या 192? अच्छा, এখন পড়ে নি না, रिवीजन है। ओके, 192 में आइए 192 क्या बोला सुनो। 192 बोलता है सैलरी। अरे यार ये सेक्शन जान के रख, लेकिन ते लोग तो सब नौकरी करेगा यार। सैलरी नौकरी करना है कि नहीं करना, और जरूरी भी है। देखो, नौकरी इज़ अ गुड थिंग। अगर तुम्हारा फैमिली में बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली नहीं है ना तो स्टार्टिंग फेज में तुमको नौकरी करना चाहिए, उसके बाद बिजनेस में आओ। ठीक है? अरे ठीक है, समझ गए। सैलरी, तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको सैलरी देगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा, टीडीएस काट लेगा। कब काटेगा? पेमेंट के वक्त। कब? अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है। अब भैया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब समझ में आ गया है। हम लोग सीनियर सिटीजन नहीं है तो 2.5 लाख और सीनियर के लिए 3 लाख। अगर इसके ऊपर होता है तो हम टीडीएस काट लेंगे। समझ गए? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, क्या टीडीएस काटिएगा? देखो हम एक चीज़ बताते सुनो, एवरेज जो इनकम टैक्स का रेट होगा वही। इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले हम एक छोटा सा बात बताते सुन। देख, हम लोग सबको जानते हैं कि हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हम लोग चैप्टर भी पढ़ भी रहे हैं, फाइलिंग रिटर्न। अब होता क्या है, मान ले तू कहीं अगर नौकरी करेगा ना तो तेरे को तेरा एम्प्लॉयर सैलरी देगा। अगर तू चाहता है कि तू वहीं पे अपना टीडीएस कटवा ले तो तेरा जो डिडक्शन विडक्शन है, किसी और हेड में अगर तेरा कोई लॉस हुआ है, किसी और हेड का अगर कोई तेरा इनकम है, किसी और हेड का मतलब कौन सा हेड का, सुन ले।
सैलरी तो इसके पास है, तेरे एम्प्लॉयर के पास है। हाउस प्रॉपर्टी हुआ तो ले लेना। लेकिन और कौन सा हेड बचा था? कैपिटल गेन का हिसाब देने मत जाना अपना एम्प्लॉयर को। बोल तो क्यों? अरे पगला, कैपिटल गेन पे जब कैपिटल गेन होता है उसी वक्त टैक्स काट लिया जाता है, तो उसका हिसाब देने से कहा जाएगा उसको। अब क्या बचा? पीजीबीपी, उसका भी वही हिसाब है। अदर सोर्स में भी वही हिसाब है। अरे लॉटरी जब कमाते हैं तभी काट लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरा एम्प्लॉयर हो और मैं आपके यहाँ पे नौकरी करता हूँ तो आप टीडीएस काट लो, हम आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं। मेरा जो जीटीए में 5 हेड ऑफ इनकम होता है उसमें तो 3 हेड ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस 3 हेड पे इंस्टेंटली टैक्स काट लिया जाता है। एक है कैपिटल गेन, एक है पीजीबीपी, एक है अदर सोर्स। बचा 2 हेड सैलरी, उसका हिसाब आपके पास है, और हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब हम आपको दे देते हैं। आप भी मेरा जीटीआई निकाल दो। ठीक है, जीटीआई निकाल दिए। अब क्या बचा दादा? अब बचा डिडक्शन। तो जो डिडक्शन तुम करते हो, 80C, 80D, 80E, जो डिडक्शन तुम क्लेम ले रहे हो, सारा का सारा डिडक्शन का प्रूफ तुम अपना एम्प्लॉयर को दे दो, वो तुम्हारा टोटल इनकम निकाल लेगा और वो टीडीएस काट लेगा। समझ में आया बात? अब तुम लोग तो यार सन की नहीं देंगे, हम अपना आईटीआर खुद फाइल करेंगे। हाँ तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसको अगर लगता है कि तेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर तेरा सैलरी जाता है, वो तेरा टीडीएस काट लेगा। अब तू जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और तेरे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हिसाब से अगर ये देखा जाता है कि तू टैक्स पे करने के एलिजिबल नहीं है, मान ले तेरा बेसिक एग्जेम्पशन, तेरा जीटीआई आता है 4 लाख का और तू 1.5 लाख का एग्जेम्पशन लेता है, तो कितना होता है? 4 लाख से 1.5 लाख बचा तो 2.5 लाख। अब 2.5 लाख पे तो टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन हम लोग टीडीएस दे चुके हैं तो उसका तेरे को रिफंड मिलेगा। अब उसके लिए 1 साल इंतजार कर, 1 साल के बाद 8% जोड़ के तेरे को क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। तो ऐसा बोका बुद्धि काहे करेगा? तू उसी वक्त दे देना अपना एम्प्लॉयर को सारा का सारा इंफॉर्मेशन, वो देख लेगा। अगर उसको लगेगा कि इसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस किया है टोटल इनकम, तो हम इस पे हम टीडीएस काटेंगे, और देखेगा कि नहीं किया है तो टीडीएस नहीं काटेंगे। तो ऐसा मूर्खपंती वाला काम मत करना। अगर तू लोग नौकरी करने जाएगा तो ऐसा मूर्खपंती वाला काम करने मत जाना। जो भी डिडक्शन फिडक्शन जो भी है सब अपना एम्प्लॉयर को चेप दे। हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम, अगर प्रॉफिट है तो इनकम, है तो इनकम, लॉस है तो लॉस, सब अपना एम्प्लॉयर को दे दे। इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि वो टोटल इनकम चेक करेगा, अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जाता है तो टीडीएस काटेगा, और नहीं तो टीडीएस नहीं काटेगा। और भैया नहीं दिए तो भैया तुम्हारा सैलरी अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर गया तो वो टीडीएस काट लेगा। बाद में जब तुम आईटीआर फाइल करोगे तो तुम्हारा वो टीडीएस कटा हुआ रहेगा। मान लो तुम्हारा टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं जाता है तो तुमको सरकार से वो पैसा मिलेगा, तुम्हारा नुकसान नहीं है, लेकिन 1 साल बाद मिलेगा 8% इंटरेस्ट देके। अब बताओ तुम क्या गधा है? जो पैसा मेरे को आज मिलना चाहिए वो पैसा 1 साल बाद मिलेगा 8% इंटरेस्ट देके, जो कि काफ़ी नॉमिनल है। 8% कुछ नहीं आजकल। भैया हम बैंक में रखेंगे, अरे इस जमाना में आदमी बैंक में नहीं रखता, जो भी है पैसा तो मिलता। तो मूर्ख वाला काम किया तो कर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज सेक्शन पढ़ते हैं। सैलरी कब होगा? डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करेगा तो एवरेज रेट जो इनकम टैक्स का वही। फिर क्या लिखा है? एम्प्लॉय में फर्निश डिटेल ऑफ अदर इनकम टू एम्प्लॉयर। तू अपना सारा इनकम का डिटेल अपना एम्प्लॉयर को दे दे। Who should consider such income for TDS? हम सब TDS के लिए कंसिडर करेंगे। नो लॉस कैन बी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अदर देन हाउस। कोई भी लॉस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब अगर कैपिटल गेन में लॉस हुआ हम लोग नहीं मानेंगे। हम तुम्हारा नौकर है क्या? हम तुम्हारा ये है क्या, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स रिटर्न फाइल करने के। अब मान लो तुम बोला मालिक ये लीजिए मेरा कैपिटल गेन में लॉस हो गया, अब हिसाब लगाइए ना। मेरा पीजीबी में लॉस हो गया, अब हिसाब लगाइए ना। मेरा आईएफएस में लॉस हो गया, अब हिसाब लगाइए ना। बोला ये सब काम मेरा नहीं है, ये सब काम मेरा नहीं है। तुम्हारा एम्प्लॉयर बोलेगा हम ये सब काम नहीं। हाँ, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस हुआ वो हम देख देंगे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो होता है ना ये काफी मतलब बहुत ही इजीली निकल जाता है। बैंक में जाओ, कितना का तुम प्रिंसिपल पेमेंट किया, निकल जाएगा, वो लोग दिखा देगा। और किसी हेड का लॉस वो लोग अगर तुम उसको दोगे तो वो लोग कंसिडर नहीं करेगा, सिवाय हाउस प्रॉपर्टी का। समझ में आ गया बात क्या बोले? अच्छा, फिर क्या लिखा है? अब ये सब जो हम लोग डिक्लेरेशन देते हैं ना डिडक्शन फिडक्शन का, ये सब एक फॉर्म आता है 12BB, उस फॉर्म के थ्रू दिया जाता है। समझ में आया? तुम भी किसी दिन नौकरी करोगे तो अगर तुम अपना डिडक्शन का कोई फॉर्म भरोगे तो 12BB में भर से देना, ठीक है? अच्छा भैया, क्या नेचर क्लेम होता है? देखो, अगर तुम हाउस रेंट अलाउंस पे करते हो, ठीक है, तो तुम जिसको पे करोगे उसका पैन नंबर वगैरह दे देना। अगर तुम 1 लाख के ऊपर देते हो तभी
ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन, तुम कहीं घूम रहे हो तो तुम्हारा जो बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास उसको दे देना, एविडेंस देना कि हाँ देखिए मेरा ये एविडेंस, हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी में ले रहे हो तो नेम एड्रेस पैन लेंडर का, मतलब जो तुमको लोन दिया उसका नेम एड्रेस बैंक, भैया बैंक देता है तो ठीक है बैंक का ले लेना सब कुछ डिटेल, और चैप्टर 6 है तो एविडेंस उसका ले लेना, सारा एविडेंस लेके उसको दे देना, वो डिडक्शन क्लेम कर देगा। इसका मतलब सैलरी में हम लोग क्या पढ़े, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सैलरी पे टीडीएस काटा जा सकता है, एम्प्लॉयर काटेगा कब, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर होगा तो। अब तुम अपना एम्प्लॉयर को क्या क्या दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, जितना रिडक्शन का चिट्ठा है सब दे सकता है, और जो भी लॉस है सब लॉस दे सकता है हाउस प्रॉपर्टी सिवाय सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिखा सकता है, और कोई भी लॉस तो उसको देगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो हम लोग 194 क्यू पर हैं और 192 पर हैं। ओके ठीक है, चलिए, वेरी गुड, थैंक यू।